हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में, जिसको हम एसआरएस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिक्वायरमेंट, द हार्डेस्ट सिंगल पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर इज डिसाइडिंग व्हाट टू बिल्ड। मतलब कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है ये डिसाइड करना है कि हमने अभी क्या बनाना है। नेक्स्ट, नो अदर पार्ट ऑफ द वर्क सो क्रिपल्स द रिजल्टिंग सिस्टम इफ डन रॉन्ग। मतलब कि रिक्वायरमेंट में से आप अगर कोई एक रिक्वायरमेंट भी गलत कर देते हैं तो आपका जितना भी काम होता है वो सारा का सारा बिगड़ जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। अब ये सारी चीज़ें हमने दोबारा पीछे भी डिस्कस की हुई हैं पिछले लेक्चर्स में, लेकिन ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को। तो अब इसमें ये कहता है कि सारी वही चीज़ें हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो है एक सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी होती है जिसको लिखना या प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाई करना, स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करना और स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो सकें। अब रिक्वायरमेंट्स कहता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स के हमारे पास मुख्तलिफ सोर्सेज हो सकते हैं। क्लाइंट्स हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, बायर्स हो सकते हैं, उसके जो यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स हैं वो हो सकते हैं, और सिस्टम स्पेसिफिकेशंस को देख के भी हम रिक्वायरमेंट्स अपनी डिसाइड करते हैं। अब ये सारी चीज़ें पिछली ही पुरानी आ गई हैं कि रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग, इसको हम नहीं डिस्कस करते हैं और हम आ जाते हैं अब वाई आर द रिक्वायरमेंट्स इम्पॉर्टेंट। अब कहता है कि रिक्वायरमेंट्स की इम्पॉर्टेंस हमारे पास क्या होती है। रिक्वायरमेंट्स हम इसलिए लेते हैं ताकि हम अपने यूज़र के साथ या जो भी उसका कस्टमर है उसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकें। दे आर द ओनली पार्ट दैट एवरीवन अंडरस्टैंड। अब रिक्वायरमेंट्स जो है उसको कोई भी समझ सकता है। अब आप कहते हैं कि भाई मैंने एक जो है ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो कोई भी जो है अब इंटरफेस अगर आप कोई छोटा सा मॉड्यूल भी बना देते हैं, लेट्स सपोज ब्लैक बोर्ड की एग्जांपल ले लें, आप एक प्रोटोटाइप या मॉड्यूल बना देते हैं कि इसके अंदर एक जो है बटन होगा यूज़र नेम, एक पासवर्ड और एक लॉगिन का बटन होगा, तो वो समझ जाएगा कि भाई ये क्या करना चाह रहा है। बहुत ही सिंपल है। अब कहता है कि रिक्वायरमेंट्स को लेना क्यों ज़रूरी है और रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से लेना क्यों ज़रूरी है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक झूला बनाना है दरख्त के साथ, लेकिन आप रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं लेते। तो अब देखिए यहाँ पर 3 जो है उन्होंने लगा दिए हैं वुड, जो लकड़ियों के तख्ते जो होते हैं, यहाँ पर जो है एक लगा दिया है, फिर दरख्त को काट के झूला बनाया है, फिर नीचे बिल्कुल लटका हुआ है, फिर उस पर सोफ़ा लगा दिया, इधर टायर लगा दिया है। तो अब रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं ली इसने, डेवलपर ने, तो अब उसको समझ नहीं आ रही कि कस्टमर एक्चुअली हमसे क्या बनवाना चाह रहे हैं। झूला तो बनवाना चाह रहा है, लेकिन किस टाइप का झूला बनवाना चाह रहा है, उसमें क्या लगवाना चाह रहा है, ये उसको नहीं पता। तो रिक्वायरमेंट्स को लेना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कहते हैं कि वाई आर रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट। थोड़ा ग्राफिकली अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। इनकंसिस्टेंट एंड इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ द सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि अब साथ साथ एक फ्लो में आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं आ रही। मतलब अभी आपको 2 रिक्वायरमेंट्स दे दी, आपको यूज़र या कस्टमर कहता है मैं आपको बाद में दूंगा, मतलब एक साथ एक फ्लो में थ्रू आउट आपको जो है रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल रही। इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स, आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी ही नहीं बताई जा रही। तो यहाँ पर अभी देखें आपके जितने भी प्रोजेक्ट में फेलियर के चांसेस होते हैं वो इन सब की वजह से हैं। या तो प्लानिंग नहीं होती, या तो रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही होती हैं, या तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है। मतलब कि आप जो है ख़ुद से ही उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट से या सिस्टम से। लैक ऑफ रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज या तो अवेलेबल नहीं होते या आप ख़रीद नहीं पाते, बजट कम होता है। लैक ऑफ यूज़र एनवायरनमेंट, अब यूज़र को या समझ में नहीं आ रहा होता कि मैंने क्या रिक्वायरमेंट्स देनी है, और या वो तो विलिंग ही नहीं होता आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए।
इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स, और जब वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होता, कम्युनिकेट नहीं करता, तो जाहिर बात है आपको फिर वो इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स ही मिलेंगी। अब आ जाते हैं दूसरा जो टॉपिक हमने डिस्कस करना था, SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें जो है ना, हम अपनी जो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं, वो हम राइट डाउन करते हैं। बेसिकली स्पेसिफिकेशन का मतलब राइट डाउन, लिखना, ठीक है। तो सारी रिक्वायरमेंट्स अब हम SRS के अंदर नोट डाउन करते हैं। द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम डेवलपर्स। SRS जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि सिस्टम के जो डेवलपर्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या सिस्टम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। The goal of the SRS is to describe all extremely observed behaviors and characteristics expected of the software behavior। अब क्या है कि जो डेवलपर्स होंगे वो SRS के थ्रू उस जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं उसका एक जनरल इंस्पेक्शन करेंगे, और वो खुद से ही एक एक्सपेक्टेड या ऑब्जर्व्ड बिहेवियर वो बता देंगे कि भाई ये सिस्टम इस तरह से बिहेव करेगा। और SRS के अंदर आपकी यूज़र रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती है। अब यूज़र रिक्वायरमेंट्स से क्या मुराद है? यूज़र रिक्वायरमेंट से मुराद है कि यूज़र उसके अंदर क्या क्या वो एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है कि अब वो चीज़ें जो हैं ज़रूरी चीज़ें हैं सिस्टम के लिए, उनके बगैर सिस्टम जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। स्टैंडर्ड्स ऑफ द SRS, अब SRS है उसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं? IUP, IEEE, ये सारी चीज़ें, ये जो है IN, समरवेल, ये सारे जो है ये स्टैंडर्ड्स होते हैं SRS के। तो ये बस आपने इनको बस एक बार ओवरव्यू कर लेना है, याद नहीं रखनी, स्टैंडर्ड सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए हैं। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द SRS। अब सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हो सकते हैं? उनमें ये आता है आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो करेक्ट होनी चाहिए, मतलब आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आप लें वो सही होनी चाहिए, मतलब वो वर्केबल होनी चाहिए, ठीक है। अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस का क्या मतलब है कि अभी आप जो है एक रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तो उसका एक ही मतलब हो, एक ही उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हो, मतलब इंटरप्रिटेशन मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन हो। वैसा ना हो कि आप कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ले रहे हैं जो दो दो जगह यूज़ हो रही हो, उसके दो दो मीनिंग हो, तो अनएम्बिगुअस रिक्वायरमेंट आपने नहीं लेनी। इसके बाद है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब आपने सारी रिक्वायरमेंट्स लेनी है जो भी आपके सिस्टम के लिए ज़रूरी हो, जिनके आपके सिस्टम को नीड हो या यूज़र को नीड हो, इसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ द इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट। अब देखें, अब एक एग्जांपल है इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट की। अब आप कहते हैं कि डी ग्रेड जो है, डी ग्रेड एट 47, आप कह रहे हैं कि डी ग्रेड जो है आपने 47 पे देना है। अब ये नहीं आपने क्लियर किया कि आपने जो डी ग्रेड है वो 47% पे देना है या 47 मार्क्स पे देना है। अब नीचे यही बताया गया है, नो ग्रेडिंग क्राइटेरिया इज डिफाइंड, फॉर एग्जांपल रिलेटिव मार्किंग, एब्सोल्यूट मार्किंग। तो ये भी आपने ग्रेडिंग क्राइटेरिया भी आपने डिफाइन नहीं किया कि आपने रिलेटिव मार्किंग करनी है या एब्सोल्यूट मार्किंग करनी है। अब SRS की जो आगे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अंदर आ जाता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेरीफाइबल होने चाहिए। अब वेरीफाइबल होने का क्या मतलब है कि अब देखें, अब आपने कोई भी रिक्वायरमेंट ली है, अब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट करने के बाद अब आपका यूज़र या डेवलपर वो उसको वेरीफाई करना चाह रहा है कि भाई ये जो मैंने रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट की है, क्या ये वाली रिक्वायरमेंट मैंने सही इम्प्लीमेंट की है या गलत इम्प्लीमेंट की है। तो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो वेरीफाइबल होनी चाहिए। जैसे कि हम मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो बाद में वो वेरीफाइबल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है SRS की वो आपके पास आ जाती है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मॉडिफाइबल होनी चाहिए। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आप SRS में ऐड करेंगे वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी मॉडिफाइबल होनी चाहिए। मतलब मॉडिफाइबल से क्या मुराद है कि अब अगर बाद में उसमें आप किसी भी किस्म की चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सके, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद हो। नेक्स्ट जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SRS आ जाती है वो है कंसिस्टेंट, मतलब आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स SRS में हो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक जैसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए।
ऐसा ना हो कि आप उसमें एक रिक्वायरमेंट एक ब्लैक बोर्ड पे दें और एक रिक्वायरमेंट आप गूगल क्लासरूम की दें। तो अब आप जब ऐसा करेंगे तो उसमें आ जाएगा, एम्बिग्विटी आ जाएगी, तो फिर आपका जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो करेक्टरिस्टिक आ जाता है दैट इज ट्रेसेबल। आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं जहां से भी आ रही हैं, जो भी आप एसआरएस में इंक्लूड करेंगे, वो सारी रिक्वायरमेंट आपकी ट्रेसेबल होनी चाहिए। अब ट्रेसेबल से क्या मुराद है कि आप जो भी रिक्वायरमेंट ले रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है, मतलब आपने वो रिक्वायरमेंट कहाँ से ली है, आपने खुद से ऐड की हैं या आपने यूज़र से ली हैं, कस्टमर से ली हैं, एंड यूज़र से ली हैं, तो उनका ओरिजिन आपके पास क्लियर होना चाहिए, उनका सोर्स आपके पास क्लियर होना चाहिए। तो ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबल होनी चाहिए। अब एसआरएस के अगर हम एडवांटेजेस देख लेते हैं तो एसआरएस के एडवांटेजेस होते हैं कि द एसआरएस कैन एस्टेब्लिश द बेसिस फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड डेवलपर्स। अब चूंकि एसआरएस में सारी जो यूज़र रिक्वायरमेंट है और जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो मौजूद होती हैं, तो ये एक एज अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता है कस्टमर और डेवलपर्स के दरमियान। अब नेक्स्ट है कि द एसआरएस कैन एस्टेब्लिश द बेसिस फॉर परफॉर्मिंग कॉस्ट schedule and resource estimate for the developmental effort। अब एसआरएस के थ्रू ही हम उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की, टाइम टू मार्केट डिलीवरी टाइम निकाल सकते हैं, और जितने हमारे रिसोर्सेज यूज़ होने हैं उनका एस्टिमेट भी हम निकाल सकते हैं। द एसआरएस कैन प्रोवाइड अ बेसलाइन फॉर द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब एसआरएस जो है एक बेसलाइन एज अ रिएक्ट करेगा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए भी, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो अब इन्हीं को हमने वेरीफाई करना है, इन्हीं को हमने वैलिडेट करना है। अब एसआरएस के हमारे पास कितने टाइप्स हो सकते हैं? एसआरएस के हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स हो सकते हैं, या तो कोई वो रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है, या तो कोई ग्राफिकल मॉडल हो सकता है। ग्राफिकल मॉडल में मुराद है कि हमारे पास जो डीएफडीज, ईआरडीज, यूज केस डायग्राम्स, ये सारी जो है हमारे पास ग्राफिकल मॉडल्स में आ जाती हैं। फॉर्मल मैथमेटिकल मॉडल्स हो सकते हैं, कोई भी यूजेज सिनेरियोज हो सकते हैं, या रियल लाइफ कोई भी हम ले सकते हैं। प्रोटोटाइप्स हो सकते हैं, मतलब मॉड्यूल हो सकते हैं, और एनी कम्बिनेशन ऑफ द अबव। इसके अलावा जो ऊपर जितने भी हमने अभी डिस्कस किए हैं, इन सब को मिक्स करके भी हम कोई भी कम्बिनेशन बना सकते हैं।